हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की आखिर ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी और किसे ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो तीन टाइप की हैं: एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी और थर्ड है जुडिशरी बॉडी। अगर इनके काम की बात करें तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है कोई भी एक्ट बनाना, कोई भी लॉ बनाना, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना। अगर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है उस जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ, जो कानून बनाया गया है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना। और थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी का वर्क होता है कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो एक्ट बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, अगर उनका किसी तरह से कोई वॉयलेशन होता है तो उससे रिलेटेड जिस भी पर्सन का वॉयलेशन हुआ है उसको रेमेडी प्रोवाइड करना, या फिर ये चीज़ देखना कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। तो ये काम होता है जुडिशरी का। तो देखिए, जैसे हमने जाना लेजिस्लेचर का काम क्या है, कोई भी एक्ट बनाना, स्टैट्यूट बनाना, लॉ बनाना। तो लेजिस्लेचर जब एक्ट बना रहा है, कानून बना रहा है, लॉ बना रहा है, तो वो उसके बारे में ऑलरेडी जानता है कि हम इसके अंदर क्या मेंशन कर रहे हैं, ये चीज़ किसके लिए है, ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है, ये एक्ट किसके लिए है, इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने की वजह क्या है। तो वो सब कुछ जानते हैं लेजिस्लेचर जो है, क्योंकि उनके द्वारा ही वो स्टैट्यूट, वो कानून, वो लॉ बनाया जा रहा है। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को वो इम्प्लीमेंट कराना है, तो इसलिए लेजिस्लेचर द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी को बताया जाएगा कि किस तरह से ये इसके अंदर हमने क्या दिया है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है। तो वो भी जो लेजिस्लेचर हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को हर एक चीज़ बताएंगे उसके बारे में, ताकि वो अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करा सकें। तो देखिए, अब लेजिस्लेचर भी जानता है उस स्टैट्यूट के बारे में, उस लॉ के बारे में, और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी जानता है उस स्टैट्यूट लॉ के बारे में, पर जुडिशियरी को अभी कुछ भी नहीं पता। अब जुडिशियरी को कैसे पता चलेगा? पर जुडिशियरी को तो तब पता चलेगा कि अगर किसी तरह से कोई वॉयलेशन होता है उस एक्ट का जो भी बना हुआ है, या उससे रिलेटेड कोई पर्सन रेमेडी के लिए आएगा कोर्ट के अंदर, तो तब जुडिशियरी को पता चलेगा ना। तो जुडिशियरी को अब पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि जुडिशरी तो जानती नहीं है वो कानून जो है किसके लिए था, किसके लिए नहीं। तो अब जुडिशरी अब उसको पढ़ेगी, अब जानेगी कि ये कानून लेजिस्लेचर के द्वारा किस वजह से बनाया गया है, क्या इसका ऑब्जेक्ट था, क्या इसके पीछे ग्राउंड थे, क्या रीज़न थे। तो अब जो इंटरप्रिटेशन का जो काम होगा, इसलिए वो जुडिशरी का काम होता है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो यूज़ किया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो जुडिशरी से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो देखिए, अगर इस वर्ड को अगर हम देखें, इसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट। ये सब्जेक्ट का नाम जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसमें दो वर्ड्स मिलकर बना है, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग। मतलब जो इंटरप्रेटर है उसके द्वारा जो उस वर्ड को या उस सेंटेंस को या उस एक्ट को या उस सेक्शन को या जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसको जो सेंस दिया जा रहा है या उसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है इंटरप्रेटर के द्वारा, उसको ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ड स्टैट्यूट्स की। देखिए, स्टैट्यूट्स को जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। कोई कहते हैं स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है, कोई कहते हैं विल ऑफ लेजिस्लेचर होता है, कोई कहता है एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग स्टैट्यूट को लॉ भी कहते हैं, कि लॉ का स्टैट्यूट का मतलब है लॉ। कुछ कहते हैं विल ऑफ लेजिस्लेचर, कुछ कहते हैं एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो लॉ का क्या कब होता है? जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून, कोई भी बिल जो है वो पास हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। और विल ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? मतलब कि जो लेजिस्लेचर है उसकी इच्छा, भाई लेजिस्लेचर की इच्छा होगी किसी चीज़ के, किसी टॉपिक पर कानून बनाने की विल होगी, तभी तो वो उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद ही जो है वो क्या बनेगा, कोई लॉ बनेगा या एक्ट बनेगा। तो इसलिए जो विल ऑफ लेजिस्लेचर है, ये भी, इसको भी स्टैट्यूट कहेंगे।
अच्छा, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कि कोई लॉ जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा भी पास नहीं हुआ है और वो लॉ की तरह इफ़ेक्ट में आ गया है? बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो वो इफ़ेक्ट में आ जाएगा बिना पार्लियामेंट के पास हुए, इमीडिएटली तभी। तो अब हमने इंटरप्रिटेशन को जान लिया और स्टैट्यूट को जान लिया। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, कोई भी एक्ट बनाया गया है या कोई भी पर्टिकुलर केस है या पर्टिकुलर सेक्शन है किसी एक्ट का, किसी स्टैट्यूट का, तो इस प्रोसेस के थ्रू ये जाना जाता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जब वो बनाया गया था उसकी इंटेंशन क्या थी इस एक्ट को, पर्टिकुलर एक्ट को या पर्टिकुलर सेक्शन को बनाने के पीछे। हालांकि अगर बात करें जो वर्ड्स या कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर या किसी भी सेक्शन के अंदर, तो वो जो उसका ऑर्डिनरी या फिर नेचुरल मीनिंग होता है वही यूज़ किया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बहुत ही वेग है, क्लियर नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर एक से ज़्यादा मतलब कि मीनिंग निकल रहे हैं, दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो उस टाइम पर जो है पता करना ज़रूरी होता है कि लेजिस्लेचर ने इस वर्ड का जब यूज़ किया तो उसकी इंटेंशन क्या थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सपोज़ करिए एक गिलास है, वो आधा पानी से भरा हुआ है, तो एक पर्सन कहता है कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, दूसरा पर्सन कहता है कि गिलास आधा खाली है। तो देखिए अगर देखा जाए बात जो है दोनों की सही है, दोनों पर्सन जो हैं वो सही कह रहे हैं, पर एक ही चीज़ के दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेटर है वो ये देखेगा इंटरप्रिटेशन के थ्रू कि उस टाइम पर जो लेजिस्लेचर था, जो वर्ड यूज़ किया गया उसकी इंटेंशन क्या थी, किस लिए ये यूज़ किया गया, या ये क्या सोचकर ये जो है यूज़ किया गया है, या किस संदर्भ में ये यूज़ किया गया है। और ये जो इंटरप्रिटेशन निकाली जाएगी जज के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा, वो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स, तो उन रूलों को अप्लाई कर कर वो उसकी इंटरप्रिटेशन निकाली जाएगी। आखिर में इस चीज़ को बनाने या इस वर्ड को या इस सेक्शन को या इस एक्ट को बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर थी उसकी इंटेंशन क्या थी उस टाइम पर, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसको जस्टिस मिल पाए, न्याय मिल पाए। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंटरप्रिटेशन करने के पीछे जो उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, सबसे पहले तो ये कि जो लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन क्या थी ये पता करना, कि जब वो कानून बना रहा है, कोई भी एक्ट बना रहा है, कोई भी लॉ बना रहा है, स्टैट्यूट बना रहा है, तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी उस कानून को बनाने के पीछे। तो उसकी जो लेजिस्लेचर है इंटेंशन जानने के लिए ये पहला ऑब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन का। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो लॉ बनाया गया है उसकी इंटेंशन क्या है, वो लॉ जो है किस वजह से बनाया गया है, वो एक्ट किसके लिए बनाया गया है, तो उस लॉ की या उस एक्ट की इंटेंशन क्या है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये पता करने के लिए भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो भी ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से गलती होती भी है, क्योंकि गलती का पुतला कहा जाता है इंसान को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लेजिस्लेचर है जो बना रहा है वो सब कुछ ठीक लिखा जाए, उससे भी किसी न किसी लाइन में या किसी भी जगह पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो कानून में, उस लॉ में क्या कहना चाह रहा है, तो इसलिए वो इंटेंशन देखी जाती है उसकी। अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक हो गई है ऐसी, तो अगर लेजिस्लेचर कहना कुछ चाह रहा था और उसमें कह कुछ गया, तो उसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि असल में वो कहना क्या चाह रहा था। तो इसलिए भी जो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इन चीज़ से पता चलता है कि जो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो तब ज़रूरत पड़ती है कि अगर जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक्ट या जो लॉ या फिर कोई भी सेक्शन बनाया गया है जो उसमें किसी तरह की एम्बिग्यूटी है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो उस केस में इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पता लगाने की कि आखिर में जो लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन क्या थी, वो एक्ट बनाने के पीछे, उस कानून को बनाने के पीछे या उस वर्ड को डालने के पीछे।
या फिर ज़रूरत जब पड़ती है कि अगर लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाना चाह रहा है और वो कहना कुछ चाह रहा है और उसने गलती से लिख कुछ और दिया है, तो उस टाइम पर भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी। या फिर अगर जो लेजिस्लेचर है वो कहना कुछ चाह रहा है, मतलब जो कहना चाह रहा था वही उसने लिखा पर हम कुछ और समझ रहे हैं, तो उस टाइम पर भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए वहाँ पर इंटरप्रिटेशन की कहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन थी कहने की वो उसने लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर वही चीज़ मेंशन करी है और जो लेजिस्लेचर कहना चाह रहा था वही लॉ के अंदर लिखा हुआ है और जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है वही हम ऐसा का ऐसा ही समझ रहे हैं, तो उस जगह पर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन करते समय कुछ रूल्स का अप्लाई करेगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल हैं उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे, दोनों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स जो अप्लाई किए जाएंगे उस एक्ट को या उस वर्ड को इंटरप्रिटेशन करते समय उसका कौन कौन से रूल लगेंगे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।